पहली बात तो ये कि इस दौर को कहा जाता है कि ये इंसानी ज़िंदगी का सबसे हसीन तरीन, सबसे अहम तरीन और सबसे हसास तरीन दौर है। वाह। आपने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पे हम हो ना, ट्रांजिट वीज़ा हो हमारा और हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी हो तो एक अफरा तफरी मची होती है। तो इस एज को उस अफरा तफरी, उस तलातम, उस जिनसी हैजान से तशबीह देते हैं पूरी दुनिया में लोग। ये एक ऐसे घोड़े की तरह होता है जो सर पर भाग रहा होता है, जिसको रोकना, टेम करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत टेक्निकल होता है। हर बंदा इसको नहीं कर सकता, इसकी लगाम हाथ नहीं आती। हाँ, लेकिन इस टीन एज जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगरचे हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करें तो एडोलसेंस पे जाते हैं। अच्छा। टीन एज तो वो है ना जो 13 से लेकर 19 तक, जिनके आगे टीन लगता है, सब लफ्ज़ों उनको टीन एज कहते हैं। लेकिन एडोलसेंस होती है 10 साल से लेकर 19 साल की उम्र, जिसको बाकायदा यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये एडोलसेंस की एज है। अच्छा। इस एज का बच्चा जिस तरह का बने, उसका इन्हिसार है कि आपने उसका बचपन कैसा गुजारा। अच्छा। जब बच्चा लास्ट ट्राइमेस्टर में अपनी माँ के पेट में था, वहाँ से लेकर 10 साल तक आपने बच्चे को बनाया कैसे, जैसी मेकिंग आपने उसकी कर दी है, जैसा फैब्रिक आपने उसका जोड़ दिया है, जैसी डिज़ाइनिंग आपने उसकी कर दी है, अब ये बच्चा उस डिज़ाइनिंग पर, उस फैब्रिक पर ही आगे चलेगा। सो पीछे का दौर भी उतना ही है जितना ये वाला दौर है। इस दौर में ऐसा नया क्या होता है जो पीछे नहीं होता, वो होता है हार्मोनल चेंजेस। इससे पहले लड़के में और लड़की में वो हार्मोनल चेंजेस नहीं आते। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन जो लड़कियों में होता है, टेस्टोस्टेरोन जो मेल में होता है, ये एकदम से तब्दीली पैदा करते हैं आपकी जिस्म के अंदर, आपके हैजान के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी कॉग्निशन के अंदर, आपकी थिंकिंग के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर, आपकी स्पिरिचुअलिटी के अंदर, आपकी सोशल लाइफ के अंदर। उसको संभालना उस वक्त। अच्छा, ये है एज बहुत मज़े की वैसे, क्योंकि आप भी इस एज से गुजरे, मैं भी इस एज से गुजरी हूँ। ये टाइम पीरियड होता बड़ा खूबसूरत है। अभी भी कभी कभार हम, आपको लगता नहीं, अब भी कभी कभार हम किसी न किसी मौके पर, किसी न किसी जगह पर टीनेज बन जाते हैं। इसकी वजह ये कि हमारे अंदर से वो निकल नहीं सकती, ये नहीं निकल सकती। अच्छा। और निकलनी चाहिए भी नहीं। उसकी मैं वजह भी आपको बाद में बताऊंगा। मगर बदकिस्मती है जो आपने अभी कहा कि जी इतने जो मसाइल हैं, इतने जो प्रॉब्लम है, जो मोल्ड करना है, उसको मोल्ड करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमें? प्रॉब्लम क्या है उस चीज़ की? क्या वजह है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम आई है तो मोल्ड करना, उसको भी ठीक चल रहा है उसको चलने दें? प्रॉब्लम एक्चुअली उसमें नहीं है, प्रॉब्लम उसके बनाने वालों में है। आप तो रोज़ाना सवाल करती हैं, एक सवाल मैं अगर आपसे आज करूं इसी मौजू के ऊपर कि फ़िज़ा, आपने कभी अपनी ज़िंदगी को और अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी को फ़रियाल की आंख से देखा है? अच्छा, मैं उसी की आंख से देख रही हूँ अभी तक, इसीलिए मैं चल रही हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। आई स्वेयर। वरना जितने इर्द गिर्द के लोग मुझे टेंशन देते हैं या मुझसे जो बात करते हैं, या फिर जिस तरह से कभी किसी बातों में मैं ट्रॉल होती हूँ, या फिर लोग बस फजूल में उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, या किसी को अच्छा बुरा जो भी बोलते हैं, जिस तरीके के माशरे में हम रह रहे हैं, या कोई टांग खींचता है, या कोई लूटता है, या कोई पैसे खाने वाला मिल जाता है, हम सामने का पता कुछ नहीं होता कि कौन घेरा लगा रहा है। तो इन सारी सिचुएशन में अगर मैं फ़राल की एज में रह के फ़राल की आंख से दुनिया देख रही हूँ तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मज़ा कर रही हूँ। अगर मैं अपनी एज पे आके अपनी सिचुएशन में जीना शुरू कर दूंगी तो फिर मुझे लगता है कि मैं तो एक एक चीज़ नोटिस करूंगी। ओ माय गॉड, ओ ये क्यों यहाँ रखी, ओ ये बोतल सही नहीं है, ओ ये क्या हो रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अच्छा, अब देखिए कितने पेरेंट्स हैं जो अपने औलाद की टीन एज की आंख से और उनके मन की दुनिया को पढ़ते हैं, उनके मन की दुनिया को जानते हैं। मतलब कितनी माएँ हैं आपकी तरह जो अपने बेटे या बेटे के मन की दुनिया को समझती हैं कि इस वक्त क्या सोच रही है, कि क्या चाहती है। शायद उनकी सिचुएशन में ऐसा होता क्योंकि वो अकेली ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ फ़राल के साथ अकेली हूँ, तो मेरी सिचुएशन जुड़ी उसके दिमाग के साथ गई है। बाकियों की शायद डिफरेंट हो, जॉइंट फैमिली में रहती हो, लोगों के साथ हो, कुछ मियाँ वाली सिचुएशन भी होगी, बाकी और बच्चे भी होंगे, तो शायद कुछ लोग नहीं करते होंगे। जैसे आपकी बात सही है, मैं समझ रही हूँ। इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है। मिसाल के तौर पे एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। 66%, पहली बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी एडोलसेंस की एज के बच्चे इस वक्त हमारे पास हैं। अच्छा। तकरीबन कोई 2-2.25 करोड़ के करीब बनते हैं। अच्छा। दुनिया में इस वक्त जब से कायनात बनी है सबसे ज़्यादा बच्चे 1.3 बिलियन बच्चे, जो कि 1/5 बनते हैं दुनिया का, वो इस वक्त एडोलसेंस की एज में है। अच्छा। अब पाकिस्तान पे वापस आता हूँ। 66% बच्चियाँ वो हैं जिनको इस एज में पहुंचकर पाकिस्तान में, यूनाइटेड नेशन UNDP की रिपोर्ट है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको नहीं पता कि मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होते हैं।
इसका मतलब है कि वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों की आंख से, बच्चों के जिस्म से उनको देख ही नहीं रहे, उनको एजुकेट ही नहीं कर रहे, उनको बता ही नहीं रहे। अब जब बच्चे और बच्ची को यही इल्म जो है, बच्चियों को ये इल्म एक ज़माने में अपनी दादी नानी माँ से मिला करता था, और बच्चों को ये इल्म जो था वो उसके वालिद और दादा और चचा से मिला करता था। अब ये इल्म बच्चे को सोशल मीडिया और गली मोहल्ला दे रहा है। जब वो देगा तब आपको ये प्रॉब्लम पेश है जिसकी अभी बात कीजिए, मोल्ड करना है उसको। अच्छा, फिर मैं हमेशा एक बात से हैरान हो जाता हूँ, क्या आप या मैं ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जिस्म की तौसीह हैं या वो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं? क्या फ़राल फ़िज़ा के जिस्म की, रूह की कोई आगे मतलब उसकी एक्सटेंशन है, या फ़राल एक खुद जिंदा जीता जागता इंसान है? मुझे लगता है फ़राल खुद एक अपना ऐसे ही होना चाहिए ना। इंडिपेंडेंट। तो जब आप ये कहें कि जैसा फ़िज़ा सोचती है फ़राल वैसा बने, इज़ इट पॉसिबल? ये मुमकिन है? तो हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, फौजी। और भाई नहीं बन सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप अपनी नज़र से बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे के क्या शौक हैं, क्या ज़ौक है, क्या मसाइल हैं, क्या जिस्म में गुजरी, क्या ब्रेन में गुजरी, क्या सोच है उसकी, क्या बनना चाहता है, किससे मुतासर है, कौन उसका आइडियल है। आप बच्चे से पूछने नहीं चाहते, आप एकदम चाहते हो 9-10 साल का बच्चा हो और एकदम मेरी तरह 50 एज का पहुंच जाए। ये मुमकिन नहीं है, इस तरह से होता नहीं है। बच्चे का एक स्लो प्रोसेस है। फिर आप देखिए कि इस एज में बच्चों को जज्बात बहुत, गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन बड़ा होता है। हमें भी था जब हम इस एज में थे, ज़रा सी बात पे हम पेरेंट्स के ऊपर मतलब वो चीखते थे तो हम आगे से रिएक्ट करते थे। क्या कितने पेरेंट्स को ये बात पता है कि जो इंसानी दिमाग का दायां हिस्सा है जो कि जज्बात का है, वो तो डेवलप हो जाता है 10 से 11 साल में, लेकिन जो जज्बात पर काबू पाने वाला हिस्सा है बायां ब्रेन, वो 20 से 25 साल की उम्र में जाकर बनता है। वो जज्बात आपको मैं एक बड़ी मिसाल दूं। जैसे फ़राल है, हमें शोबिज़ में, आपको पता है शोबिज़ में आज भी ऐसे माशरे में हमारे लोग हिस्सा हैं जिनमें शोबिज़ को इतनी तरजीह नहीं देते, और शोबिज़ के लोगों को आप बहुत कोई इज्जत की निगाह से नहीं देख रहे होते, जबकि कितना स्ट्रगल करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं। शोबिज़ की भी औरतें, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे आप पाए जाते हैं, आपको भी पता है। मगर मुझे लगता है फ़राल छोटी सी एज में भी अभी इस ट्रॉमे पे है, क्योंकि हमारा माशरा जो है उसको इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करवा रहा, इस चीज़ का फ़ख्र नहीं करवा रहा। मतलब ये बताने के बजाय कि फ़राल अगर चाहे शोबिज़ में आना, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी मामा की तरह बन जाए, ठीक है? उसको ये कहा जाएगा नहीं बेटा, स्कूल्स में भी अलग से उसको जो टीचर्स भी होंगे, जो उसके रिश्तेदार भी होंगे, वो ये कहेंगे नहीं बेटा आपने डॉक्टर बनना है, नहीं बेटा आपने इंजीनियर बनना है, नहीं बेटा आपने IT में बनना है, आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। मगर वो ये कहेगी ना नहीं मैंने मामा जैसा, नहीं बेटा आपने कुछ बनना है। लो, क्यों मामा जैसा क्यों नहीं बन सकती? मामा भी तो कुछ बनी हुई है। नहीं, आपने कुछ बनना है। मैं भी तो कुछ बनी हुई हूँ, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ लिख के कुछ बनी हूँ, मेहनत करके बनी हूँ, धक्के खा के इधर आई हूँ, मेरी भी स्ट्रगल है। अगर वो मेरे जैसा बनना चाहती है तो उसको क्यों नहीं हम लोग माशरे में ये कहते हैं कि नहीं हाँ ठीक है आप अपनी मामा की जैसा बनना चाहती हैं, अब बने। नहीं कहा जाता नहीं बेटा आपको कुछ बनना है। असल में हम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल्चर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हमने पहले दिन से ही फ़नकार को इज़्ज़त नहीं दी। क्या वजह थी कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब अपना तबला उठाकर हिंदुस्तान चले गए। इतने बड़े उस्ताद थे जो कहते थे जब गाते थे तो राग उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाया करते थे। बदकिस्मती है कि पूरी दुनिया में फ़नकार को इज़्ज़त दी जाती है और समझा जाता है कि सबसे काबिल इज़्ज़त है। अभी आपने बात की तो एक छोटा सा ज़ख्म मैं भी आपके सामने शेयर करता हूँ। मैं को 8-9 दिन लाहौर से बाहर रहा। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पास गया हुआ था, उम्रे से वो आए ईद वाले दिन सुबह और वो नमूनिया का शिकार हो गए। जब मैं गया अपने आबाई शहर में और गांव में और दोस्तों से मिला तो फ़िज़ा आप हैरान होंगी कि इससे पहले जब मैं जाता था तो 99.9% क्वेश्चन मुझसे होते थे। इस बार 99.9% क्वेश्चन मुझसे आप पर हुए हैं। बिल्कुल आपने जो बात की, मैं उस दुख के बराबर का शरीक हूँ। मुझे बार बार एक बात पूछी जाती थी कि फ़िज़ा कैसी है, नहीं वो बाकी फ़नकारों की तरह ही है, नहीं वो अच्छी है, वो पढ़ी लिखी है। मैं शुरू में तो मैंने ये समझा कि शायद ईगरनेस है, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ और फिर मुझ पर भी तनकीद की कुछ बहुत करीबी दोस्तों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, कि आप तुम तो पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, किताबें लिखते थे, तुम इधर किधर चले गए हो। मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं अपनी तमाम नशरियात को, मैं एक एक बात जो मैं बोलता हूँ कहता हूँ मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने यहाँ स्टूडियो में बैठकर सेट के ऊपर या ऑफ द सेट, यानी जब कैमरा बंद भी हो जाता है, हमने कभी भी कोई ऐसी बात की हो जो इस मुल्क के कल्चर के, रिलीजन के, फैब्रिक के अगेंस्ट हो। हमने हमेशा अच्छी बातें की।